मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड सेक्शन एच का ज्योग्राफी की इस क्लास में स्वागत है। मैं आपके दोनों पेपर्स जो हैं वो आपको पढ़ाऊंगी। हफ्ते में 6 दिन हमारी क्लास होगी और बीच बीच में हम इसमें आपके टेस्ट भी लेते रहेंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी रेगुलर रहिए, रोज का लेक्चर रोज सुनिए और जो भी टास्क या जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है उसको आप बराबर कीजिए ताकि आप वास्तव में इन क्लासेस का लाभ उठा सकें। अगर हमारी किसी दिन की क्लास मिस हो जाती है तो हमें उसे सेकेंड डे ढूंढने में भी प्रॉब्लम आएगी और उसको लोकेट करके आपको काफी ज्यादा समस्याएं रहेगी। इसलिए बेटर तरीका ये है कि रोज आप अपनी क्लास अटेंड करें और अगर आपको इससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं ताकि आपकी सुविधा के अनुसार हम उन क्लासेस को रन कर सकें। ये जो हम आपके दोनों पेपर स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ एशिया और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये पेपर आपके बहुत स्कोरिंग पेपर हैं, इंटरेस्टिंग पेपर हैं, अच्छे पेपर हैं। आप ये जनरल नॉलेज की तरह भी आप इनको पढ़ते हैं तो आपको मजा आता है। तो जब हम इनको थॉरोली पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसका बहुत बड़ा सिलेबस इसमें कवर होता है। तो वैसे भी सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को ये चीजें पढ़नी चाहिए और आप ज्योग्राफी के हो तो आपको तो पढ़नी ही है। तो ये वाली जो चीज है ये हम आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं आज से। पढ़ाई शुरू करने के पहले दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात कि ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टूल क्या है, वो है मैप। और हमारे जितने भी आंसर्स हम लिखते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें मैप या डायग्राम, ये दोनों की जरूरत पड़ती है। और अच्छे नंबर लेने के लिए, अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए भी मैप जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। हम जो चीज कई बार लिख के नहीं बता पाते हैं या 5-6 पेज में लिख पाते हैं वो हमें एक मैप के द्वारा ही शो हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि हम एशिया और इंडिया का मैप बनाने की प्रैक्टिस करें। मैप बनाने की प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि एग्जाम में जहां पे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी मैप की, आप इजीली उसको जल्दी से बना पाएंगे और उस जल्दी से बनाने में क्या है, टाइम कम वेस्ट होगा और आपका प्रेजेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और मैप बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, ये जस्ट प्रैक्टिस की बात है। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं पे कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसलिए आज से ही आप ये काम शुरू करें कि आप मैप बनाने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। दूसरी बात ये है कि हम जब भी एग्जाम में अपने प्रश्न को लिखते हैं तो हम बहुत प्रिसाइजली अपना आंसर लिखें। जहां पॉइंट की जरूरत है आंसर को पॉइंट में लिखें ताकि आपका काम बहुत क्लीन रहे, बहुत नीट रहे। तो जब एग्जामिनर भी आपकी कॉपी पढ़े तो उसको वहां पर कोई समस्या नहीं आए। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं हमने बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छी तैयारी करके गए थे पर नंबर नहीं आए। तो ऐसा नहीं होता है। मेन बात क्या होती है कि आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके जो अनसॉल्व पेपर्स होते हैं, पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं, वो हमें रेगुलर देखते रहने चाहिए। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी अच्छे हैं और साथ ही साथ उसके द्वारा आपको आइडिया होता है कि किस प्रकार का पेपर आता है, किस प्रकार की आपको तैयारी करनी है। एक और बात है, लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। हमारे पास कॉलेज में जो सिस्टम होता है इसमें कोई हम टेस्ट आपका साल में नहीं ले पाते हैं प्रॉपरली और ना ही आप भी शायद इतना लिखने का कष्ट करते हैं। तो सीधा जब एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठते हैं और लिखना शुरू करते हैं तो उसमें कई कमियां रह जाती है। तो यहाँ पे पढ़ने का बेहतर तरीका क्या है कि आप निरंतर नोट्स लिखें, साथ ही साथ उनको सॉल्व करके एक रजिस्टर बनाएं ताकि एग्जाम के दिनों तक आपका पूरा मैटर तैयार हो जाए और आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि जब एग्जाम के दिनों में हम किसी भी बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं
तो वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात होती है। उस समय किताब की लैंग्वेज को हम इतना नहीं ले पाते हैं। तो और ये बात ध्यान रखिए कि हमें पासबुक्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। उससे हम पास हो सकते हैं पर अच्छे नंबर नहीं ले सकते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स के सहारे ही आपको अच्छे नंबर लेने हैं। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की। उसका जस्ट हम एक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हम भारत में ही रहते हैं, भारत के ही निवासी हैं और इसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता है, पर यहाँ पर हम उसे क्रमबद्ध रूप में पढ़ेंगे, एक सिलेबस के रूप में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर उसके मैप्स का भी बराबर प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि आप इन मैप्स की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। चाहे आप ऑनलाइन एटलस को देखते रहिए या अगर आपके पास एटलस की बुक है घर पे तो उसको निकाल के अपनी टेबल पे रख लीजिए ताकि रोज उसको देखें और उससे आपको आइडिया आता है कि किस प्रकार की फिजिकल कंडीशन है इंडिया को नजर आते हैं, कौन सी नदियां हैं, उन सभी चीजों का हमें एक ओवरऑल आइडिया आना चाहिए ताकि किसी भी चीज का नाम लेते ही आपके जहन में एकदम समझ आ जाए कि ये इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कौन से स्टेट में है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो भारत एक बहुत वैरायटी वाला देश है। वैरायटी वाला देश क्यों है? क्योंकि इसका एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है। अगर हम इसके अक्षांशीय एक्सटेंशन की बात करते हैं तो ये 8 डिग्री 4 इंचेस से लेके 37 डिग्री 6 इंचेस उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 इंचेस से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके एक ओर बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है और नीचे हिंद महासागर है। जबकि अगर हम इसके उत्तरी भारत को देखेंगे तो वहां महान विशाल हिमालय फैला हुआ है। इसका एक्सटेंशन उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम बहुत है। इसी कारण से यहाँ पर बहुत वेरिएशंस पाए जाते हैं। वेरिएशंस कैसे पाए जाते हैं कि यहाँ पर अगर हम तापमान की बात करें, एक उदाहरण लेके बहुत इजी एग्जाम्पल से हम शुरू करें, और अगर हम तापमान की बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर तापमान ग्रीष्म ऋतु में कई स्थानों पर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां कई हिस्सों में माइनस में भी तापमान आपको मिलेगा। वर्षा की भी विविधता पाई जाती है। एक और जहां चेरापूंजी और सासाराम नामक स्थान है जहाँ पे विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर थार का मरुस्थल भी है जहाँ पर वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। यहाँ पर सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर खनिज भी पाए जाते हैं। बड़ी मात्रा में फॉसिल फ्यूल जीवाश्म खनिज भी यहाँ पर पाया जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर नदियों के मैदान भी हैं, विशाल पर्वत श्रृंखला भी है, प्रायद्वीपीय पठार भी है, रेगिस्तान भी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो एक विविधताओं का देश है। सिर्फ भौगोलिक तौर पर ही नहीं, अगर हम सांस्कृतिक तौर पर भी देखेंगे तो यहाँ पर हर थोड़ी दूर पर आपको अलग लैंग्वेज, अलग ड्रेस, अलग भोजन, इस प्रकार की स्थितियां दिखाई देंगी। और यहाँ पर लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों के रीति रिवाज, वो सब चीजों में भी आपको बहुत ज्यादा विविधताएं दिखाई देगी। और आप ये देखिए कि यहाँ पर एशिया के और देशों से भी तुलना करें तो ये जो देश है, भारत जो देश है, इसमें सबसे अधिक विविधताएं आपको देख। यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि ये जो देश है ये खनिजों की दृष्टि से भी बहुत रिच है और यहाँ अच्छी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। और हम अगर मानवीय संसाधन की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, तो यहाँ पर बहुत
बड़ी मात्रा में जन सैलाब भी है, मतलब यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और विश्व में चीन के बाद भारत का ही नाम जनसंख्या में आता है। और ये जो जनसंख्या है, अब हम इसको एक रिसोर्स की तरह मानने लगे हैं, क्योंकि उससे यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। तो भारत जो है ये एक हम इसको विकासशील देश मानते हैं, परंतु हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही जल्दी विकसित देशों की श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाएगा और यहाँ पर उन्नति के द्वार खुल गए हैं। यहाँ पर बहुत सारी बाहर की कंपनीज आके अपना बिजनेस कर रही हैं, यहाँ के लोग बहुत बाहर जाकर नौकरियां कर रहे हैं। अब ये जो आर्थिक सिनेरियो है यहाँ का जो आर्थिक पक्ष है, इसमें बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है और तेजी से परिवर्तन आने से यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और ये सब जो है ये अच्छी दिशा में चल रहा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत जो है ये आने वाले विश्व का सिरमौर होगा, आने वाले विश्व का सबसे डेवलप्ड कंट्री होगा, जिसके रास्ते पे हम चल रहे हैं। और ये जो क्षेत्र है, भारत जो क्षेत्र है, इसमें भी बहुत संभावनाएं हैं, विकास की बहुत संभावनाएं हैं और अगर सही दिशा में कार्य किया जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब विकसित देशों की श्रेणी में भारत आ जाएगा। अगर हम यूएनओ में भी देखें तो भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स को अब ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी है, ज्यादा बात वहां पर इस प्रकार की होने लगी है। दक्षिण एशिया के देशों में भी भारत का महत्व अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हम ये मानते हैं कि ये वो देश है जिसमें फ्यूचर के लिए बहुत संभावनाएं हैं और यहाँ का जो संसाधन है, अगर हम उसको अच्छी तरह से यूज करेंगे तो ये देश जो है ये वर्ल्ड में टॉप कंट्रीज की लिस्ट में आने में देर नहीं करेगा। तो अभी हमारा जो सिलेबस है, इसका एक एक टॉपिक लेके हम इस पे डिस्कस करेंगे और उसके नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिल्कुल अप टू डेट रहिए और किताबें पढ़िए। और अगर इस समय लॉकडाउन की वजह से आप किताबें वगैरह नहीं देख पा रहे हैं, लाइब्रेरी अभी वर्किंग नहीं है, तो आपके पास जो भी इंडिया की किताब आपको मिलती है, मैं किसी ऑथर की भी बात नहीं कर रही हूँ, जो भी किताब अवेलेबल है और जो भी चीज आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आप घर पे बैठ के उसको पढ़िए। ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस समय आप शांति से बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये आप अपना शुरू कर दीजिए। कल से हम भारत का भूगोल जो है उसके ऊपर अगला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।